मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। दोस्तान ज़ी वक़ार, पिछले 11 सालों से हमारे साथ चलने वाले नौजवान जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रहीं। वो नौजवान मुख्तलिफ़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएटेड रहे। कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज़ाद हैसियत में काम करती रहीं और सियासत के मैदान में जब तलबा सियासत में 15-15 साल हर दरवाज़े को जाके दस्तक देने लगे कि दो नहीं एक पाकिस्तान लेके आओ, कि गरीब और अमीर के लिए यकसा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का कोई मॉडल लेके आओ, और जब वो समरात अपने पास लेके आने का वक्त आता है तब किसी दूसरी पार्टी से उठा के ले पालक आपकी पार्टी पे मुसल्लत कर दिया जाता है और उस नौजवान की 10-15 साल की मेहनत पे लात मार दी जाती है। वो नौजवान सारी ज़िंदगी उस खान साहब का, मलिक साहब का, जरदारी साहब का, चौधरी साहब का नारा लगाता है, लेकिन बाद में जब वो जेल में जाता है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। उसकी शहादतों को बेचा जाता है, उसकी गिरफ्तारियों को बेचा जाता है और उसकी बुनियाद पे सियासत की जाती है। हर सियासी जमात ने आगे नौजवान का नारा लगाया, लेकिन इन 75 सालों में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ पहली सियासी जमात आई है जिसकी सारी मरकज़ी काबीना नौजवानों पर मुश्तमिल है। और दूसरी फ़ख्र की बात यह है कि अभी पार्टी को बने 2 हफ्ते भी नहीं हुए, आज से 6 साल पहले एक यूथ विंग लॉन्च किया गया था, स्टेट यूथ पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई थी, जिसमें हम लोगों ने क्रीम उठाई हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट लीडर्स की। मुझे फ़ख्र है कि उस वक़्त जब मैंने सदारत का हल्फ उठाया इस्लामाबाद में तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते ने हम लोगों से हल्फ लिया था, और आज जब एक सियासी जमात में हम लोगों ने एक उसका बुनियाद रखी तो सबसे पहले अगर किसी ने सर पे दस्ते शफ़क़त रखा तो सर सैयद के पोते ने रखा। अब पाकिस्तान के बानियों की जमात है ये, पाकिस्तान के बानियों के वारिसों की जमात है ये। दोस्तान ज़ी वक़ार, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब अगर हम लोग ये चीज़ सोचना शुरू करें कि जनाब 11 साल से लगे हुए हैं, पता नहीं कब जाके प्रैक्टिकली हम लोग कुछ कर पाएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अंग्रेज़ बुरी तरीके से कुचल रहा था मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तो अंग्रेज़ों को कहा कि अगर तुमने इस पे कब्ज़ा करना है तो इनको ज़हनी ग़ुलाम बना दो। अब दूर अंदेशी क्या थी सर सैयद की, ये देखें। उसने कहा ज़हनी ग़ुलाम किस तरह बनाए, कॉन्वेंट्स में हमारे पढ़ता नहीं, उनके इसे अंग्रेज़ी सिखा दो, पैंट कोट पहना दो, तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा। उसने कहा ये तो हमारे स्कूलों में आके पढ़ने को तैयार नहीं। कहते नहीं, तुम हमें मदारिस बना के दो, हम वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ा देंगे। अब जब अंग्रेज़ आता विज़िट करने सर सैयद के इंस्टीट्यूट्स में तो वो सारे बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, सर हम आपके ग़ुलाम, हम आपके ताबेदार। वो जाता, उस साल में उसने एक ही बार आना था, बाकी के 364 दिन सर सैयद वो गैरत और हमीयत का जज्बा बेदार करता रहा, अंग्रेज़ों से पैसा लेके उन्हीं के अगेंस्ट यूटिलाइज़ करता रहा। और वो सर सैयद जिसने 2 कौमी नज़रिया देखा, क्या उसने पाकिस्तान को देखा? तो पाकिस्तान बनने से 50-60 साल पहले फौत हो गए। लेकिन वो तरबियत या दूरअंदेशी क्या थी कि हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ करते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से करते हैं और अलीगढ़ के बच्चों को कहते हैं कि पूरे बरसगीर में फैल जाओ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कुछ दानिश्वर जो आज भी आपको सिंध, इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, जो हर 8 मार्च को निकल आते हैं, इस तरह के कुछ दानिश्वर उठे और उन्होंने कहा ये जिना तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया कर देगा अगर तुम सड़कों पे निकले तो।
ये सर सैयद की तरबियत थी आज से 60-70 साल पहले, जिना के आने से 60-70 साल पहले, जिसने नौजवानों की सूरत में जवाब दिया कि हाँ हम जानते हैं अगर जिना के साथ निकले तहरीक पाकिस्तान के लिए तो हमारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आज अगर हम जिना का साथ नहीं देते तो उम्मत की नस्लें ज़ाया हो जाएंगी। ये था वो ख्वाब। अब लोग जो हमसे पूछते हैं कि तुमने जेलें काटी, 4th शेड्यूल भुगत लिए, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी के पर्चे भुगत लिए, दर दर की जाके ठोकरें खाई, कोई इनकलाब नहीं आया। पाकिस्तान का कौन सा नुक्कड़ है जहां जाके तुमने दस्तक ना दी हो, लोगों के ज़मीर पे इनकलाब नहीं आया? तो फिर काहे को हमारा वक्त जो है वो आगे ज़ाया किया जा रहा है? तो मैंने एग्जाम्पल दी कि सर सैयद ने पाकिस्तान बनाने के लिए पहली ईंट रखी थी अलीगढ़ की सूरत में। सर सैयद ने पाकिस्तान देखा? नहीं देखा। उनकी नस्ल हमारे सामने मौजूद है, इसने पाकिस्तान देखा? तो आज तुम जदोजहद करो, हम ना सही, हमारी नस्ल वो पाकिस्तान देखेगी जो अपने फैसले खुद करेगा, जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। हमारी नस्ल वो पाकिस्तान देखेगी जो अमेरिका से डिक्टेशंस लेके अपनी बेटियों को फरोख्त नहीं करेगा। हमारी नस्ल वो पाकिस्तान देखेगी कि मेरे महाजिर जिनकी बहनों के पेट काट के बच्चों को ज़बह किया जाता था, उनके सामने उस महाजिर को महाजिर नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा तुम अपने जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन कुर्बान करके आए इंडिया से पाकिस्तान, तुम महाजिर नहीं हो, तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी हो। यहाँ का सिंधी उठ के उसे बोलेगा तो मुझसे बड़े पाकिस्तानी हो, यहाँ का पंजाबी उठ के उसे बोलेगा तो मुझसे बड़े पाकिस्तानी हो, यहाँ का बलोच उठ के उसको बोलेगा कि तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी हो, यहाँ का कश्मीरी उठ के बोलेगा कि तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी हो। जब तक यहाँ सिंध में मौजूद पठानों को, जब तक यहाँ सिंध में मौजूद अफगानियों को, जब तक यहाँ सिंध में मौजूद हिजरत करके आने वाले बंगालियों को, जब तक हम लोग अपने सीने से नहीं लगाते, पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। हमने इस लसानियत का गला घोंटना है। हमने ये फिरका वारियत के नाम पे जो चूरन बेचा गया और कौम को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम कर दिया गया, हमने उस चीज़ का गला घोंटना है। मुसलमान को मुत्तहिद करना है इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करना है इंशाअल्लाह ताला, मजलूमों का साथ देना है इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाना है। आज बोस्निया में जुल्म होता है, आज लिबिया में और सीरिया में मेरी बहनों और बच्चों पर तेजाब फेंका जाता है। हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है जब देखते हैं कि हमारी बहन यूनिवर्सिटी जा रही होती है फ़लस्तीन में, उसके सर से दुपट्टा खींच लिया जाता है और सर पे अंडे फोड़े जाते हैं तल अवीव के बाज़ारों में। रो पड़ते हैं हम लोग अपने अंदर ही अंदर जब देखते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी को बताया भी नहीं जाता कि तुम्हें दफन कहाँ किया जा रहा है, ना उसकी कौम को बताया जाता है। आज तक अफजल गुरु की कब्र को मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, भारत में नहीं मिल रही। हमने इस पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाना है अपने कदमों पे खड़ा करके कि दुनिया के मजलूम अगर कश्मीर में बैठा हो या वहाँ से लेके अफगानिस्तान से फ़लस्तीन तक कहीं मजलूम है, उसके दुखों का मदावा अगर अमली तौर पे नारों के अलावा, तालियों के अलावा कोई बनेगा तो वो पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और वो बन सकता है। यू आर द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। अब वाहिद रियासत है, हर किस्म का चोर, हर किस्म का डाकू, हर किस्म का लुटेरा, हर किस्म का जानी शराबी आपके ऊपर आके मुसल्लत रहा मुख्तलिफ अदवार में। आपने सरवाइव किया तो फिर पाकिस्तान बनने के लिए बना था, ख़त्म होने के लिए नहीं बना था। और मैं आज कराची से मीरपुर खास, फिर टंडो जाम, फिर यहाँ हैदराबाद में आया और मैं आज यहाँ सिंध में खड़ा होके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से वादा करता हूँ, मैं अपने एक एक मेंबर को गवाह बना के कायदे आज़म से वादा करता हूँ
कि मेरा पाकिस्तान 1947 से लेके 1971 तक 24 साल के अंदर अगर 2 लाख हो सकता है, 50 सालों में वो दोबारा क्यों नहीं जुड़ सकता। हम आज वादा करते हैं इंशाल्लाह अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान को दोबारा एक मुकम्मल पाकिस्तान बना के कायद आज़म को देंगे। हमें माफ़ी मांगनी पड़ी, अपने बंगालियों से माफ़ी मांगेंगे कि हाँ मेरा मुजीबुर रहमान जीता था इलेक्शन, मैं उसे कहता हूँ ये वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फातिमा जिन्ना को उन्होंने सपोर्ट किया था, हमने यहाँ से शिकस्त दे दी थी। मुस्लिम लीग के हरावल दस्तों में या वो थे या सिंध मुस्लिम लीग वाले थे। क्यों धोखा किया गया अपने लोगों के साथ। यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं होता, दहशतगर्द हमारे रवैयों से बनता है। यहाँ कोई इंतहा पसंद नहीं होता, इंतहा पसंद हमारे रवैयों से बनता है। आज जितने कौम परस्त हैं, माजी में मुस्लिम लीग के बानी हुआ करते थे, क्यों कौम परस्त बने? हमारे रवैयों से। एक महाजर को उठ के क्या जरूरत पड़ी कि वो एंटी स्टेट हो जाए? वो तो सब कुछ छोड़ के इधर आया था, हमारे रवैये मजबूर किया। पठान पे लतीफे बनाए, ये जानते हुए कि उस पठान ने तुम्हें आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवा के दिया। उसने अफगानिस्तान में जाके पहले रूस को रोंदा, फिर अमेरिका को रोंदा, उसको उसकी औकात याद कराई, उठ उठ के उस पे लतीफे बनाए। क्यों? आज आगे कहते अफगानियों को आईडी कार्ड नहीं देंगे। भाई अगर तुमने मेहरबानी करके उनके कुछ मिलियन लोगों को इधर ठहरा दिया, उनकी अगली नस्लें पैदा होकर यहां जवान हो गई, वो दिल से पाकिस्तानी हो गए, अब क्यों बगावत जगा रहे हो इस तरह की स्टेटमेंट्स देके? बाबा बर्मा वाले आगे कराची में उनको आईडी कार्ड नहीं देंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क आईडी कार्ड नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? पाकिस्तान वाज नॉट मेड फॉर सिंधी बलोची पंजाबी पठान, इट वाज मेड फॉर मुस्लिम्स। दुनिया में कोई मुसलमान मजलूम इधर आता है, तुमने अगर उसे यहाँ ठहरने को दिया है, उसे 2 अज़ाइलम इजराइल दे रहा है, इंडिया दे रहा है अपने लोगों को, हम क्यों नहीं? फिर आगे कहते हैं आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, स्टेट की रिट चैलेंज होगी। स्टेट की रिट चैलेंज नहीं होगी। मैं ये पाकिस्तान का परचम अपने घर में भी लगा के फिरता हूँ, क्योंकि इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। ये मेरे लिए तावीज़ है, मुझे किसी से गुलामी की एवज पाकिस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये एक फर्द वाहिद की रिट चैलेंज होती है सिर्फ। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो भाई? इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें KPK की सूरत में या सिंध की सूरत में या अपने साउथ पंजाब की सूरत में, बलोचिस्तान की सूरत में कोई और बांग्लादेश नहीं देखना चाहता। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं सऊदीया में जाता हूँ, दुबई में जाता हूँ और बंगाली की आंखों में अपने लिए नफरत देखता हूँ। मैं उसे कहता हूँ तुम्हें पता है तुम्हारे बाप दादा ने अयूब के खिलाफ कायदे आजम की बहन फातिमा जिन्ना को वहां से जितवा दिया था? वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ जितवाया था, लेकिन हमारे साथ क्या किया गया? तो मुस्लिम लीग के बानियों में से तुम थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। हाँ जानते हैं तुमने हमारे साथ क्या किया। तो मैं उससे लड़ूं कि तुमने भी तो ये किया। जो गुनाह मैंने नहीं भी किए मैं उसकी भी माफी मांगता हूं उससे। यार मेरे थोड़ा सा झुक जाने से मेरा पाकिस्तान स्ट्रांग होता है, तो मुझे क्या तकलीफ होनी चाहिए? आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस नैरेटिव को उठाया ही नहीं है। आज तक किसी शख्स ने इस बात को किया ही नहीं है, क्योंकि मंजन बिकता है महाजर के नाम का, मंजिल बिकता है सिंधी के नाम का, मंजिल बिकता है। ये मेमन जो है ये सिंधी मेमन है, ये महाजिर मेमन है? नहीं, ये पाकिस्तानी मेमन है। मंजिल बिकता है यहां पर पंजाबी के नाम का, सिराइकी के नाम का, पश्तून के नाम का, हजारेवाल के नाम का, कश्मीरी के नाम का, बल्चिस्तानी के नाम का। नो, इस मंजर और इस दुकानदारी को हमने आगे ख़त्म करना है इंशाअल्लाह ताला। हमने एक मुस्तहकम कौम बनना है। जब एक मुस्तहकम कौम होगा, दुश्मन आपके 6 हैं, आप टोटल 3 हैं, आप बल्कि 6 हो जाओ, दुश्मन 3 हो जाएं, शिकस्त दे पाएंगे? आप डबल है दुश्मन से, दुश्मन शिकस्त दे पाएगा? इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है, आप 6 हैं, नहीं शिकस्त दे पाएगा। आप ज़्यादा हैं, लेकिन वो शिकस्त देगा। तुम में से किसी को महाजिर बना के, किसी को पश्तून बना के, किसी को सिंधी बना के, किसी को पंजाबी बना के। और भाई मुझे बताओ,
एटम बम गिरता है, छोड़ दो एटम बम को, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स आपके पड़ोस में जाके अफगानिस्तान में गिरा, पता है कई स्क्वायर किलोमीटर तक सब कुछ राख में तब्दील हो गया। बाजोड़ में, वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक्स किए गए, वो बम आ रहा है अमेरिका से, ड्रोन स्ट्राइक आ रही है, यहाँ पर आके उसने ड्रोन स्ट्राइक ने लगना है, आगे उसने पूछा बरेलवी देवबंदी, देवबंदी चलो चलो रुक जाओ। हुआ कभी यूं? वो तुम्हें कलमे की बुनियाद पर मार रहा है। अल्लाह के वलियों ने आगे लोगों को मुसलमान किया था, आज जो हमें टक्कर गए हैं ये मुसलमानों को भी काफिर कर रहे हैं। इस चीज़ से ख़त्म करना है भाईजान। मदारिस पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम लोग कि हर आलिम दीन पर लाजिम किया जाए या फ्रांसीसी ज़ुबान सीखे या रशियन सीखे या चाइनीज़ सीखे या बंगाली सीखे या पर्शियन सीखे या अंग्रेज़ी सीखे। वो जो शख्स 2 साल में कुरान पाक की 6666 आयतें याद कर सकता है, उसका IQ लेवल इतना ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह, वो 6 महीने में कोई ज़ुबान सीख सकता है। दुनिया की आधी आबादी इस वक्त कोई मज़हब नहीं रखती, एथिस्ट हो चुकी है। रूस में आधे से ज़्यादा रशियंस अपना मज़हब छोड़ चुके हैं, क्रिश्चियनिटी। चीनी लोग अपना मज़हब बुद्ध मत छोड़ चुके हैं, पता आप लोगों को? ये एथिज़म मुझे हमारी माँ जी, हमारी आपा बता रही थी कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच चुका है। इससे पहले कि ये लोग उठ के जो अपने मज़हब छोड़ चुके हैं, यूरोप मज़हब छोड़ चुका है, ये उठ के ज़ायनिज़म की तरफ चला जाए, इल्यूमिनाटी की तरफ चला जाए, फ्री मेसनरी की तरफ चला जाए, इसे तुम इस्लाम की तरफ ला सकते हो कैसे? हमारे मौलवी के पास जितनी ज़बरदस्त बड़े सगीर के मौलवी के पास लॉजिक होती है, दुनिया के किसी मौलवी के पास इस तरह की लॉजिक नहीं होती। उसे अंग्रेज़ी सिखा दो, आधी दुनिया मुसलमान कर देगा। उसे रोज़गार का रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार मिलेगा, वापस में लड़ेगा नहीं, फिर कवारीत ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ उसे काउंटर एथिज़म का 6 महीने का कोर्स करा दो। जितना पाकिस्तान का आलिम दीन दुनिया में मुसलमानों को सर्व कर सकते, दुनिया का कोई मुल्क और सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये अटल हकीकत है कि मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कुछ तो रखा है इसमें, सिर्फ हमने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया, हमने ज़ाया कर दिया। हमने एक एक मस्जिद में 2-2 जमातें कराना शुरू कर दी। इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। एक PhD स्कॉलर को उठा के पूछो, बड़े फ़ख्र से बताया कि PhD स्कॉलर हूँ, किस चीज़ में की? फिज़िक्स में की। अच्छा बताओ बाबा, फिज़िक्स की 10वीं क्लास की किताब के 6ठे चैप्टर का नाम क्या है? नहीं यार, इस तरह तो नहीं पता, मुझसे कोई लॉ शॉ पूछो। हाफिज़ कुरान 12 साल के बच्चे से पूछ लो 6ठा पारा कहाँ से शुरू होता है, यूं फर सुनाना शुरू कर देगा। उसका IQ लेवल तुमसे बेहतर है। उसको ज़रा सी तुम सिखा दो फ्रांसीसी लैंग्वेज, फ्रांसीसी सदर के मुंह पे थप्पड़ मारेगा आधे फ्रांस को मुसलमान करके। उसके पास तो लॉजिक्स हैं। जहाँ 8 साल का दरस निज़ामी का कोर्स हम लोग जो यूनिवर्सिटी से पढ़े, जरा दरस निज़ामी की किताबें देखो, उधर बेहोश हो जाओगे। उसका IQ लेवल देखो। हम लोग इंशाअल्लाह ताला दूसरा रिफॉर्म ये लेके आएंगे कि आज के बाद औकाफ के अंदर जितने मज़ारात हैं और उसमें जो कुछ ड्रामेबाजी हो रही है मज़ारों के नाम पे, वो ख़त्म करेंगे। और इंशाअल्लाह मज़ार पे जो करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ता है, हम बनाएंगे अब्दुल्ला शाह गाजी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दाता अली हजवेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सचल सरमस्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इधर उस नौजवान को दरस निज़ामी कराया जाएगा और साथ ही उस नौजवान को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बनाया जाएगा। उसी नौजवान को डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी बनाया जाएगा। ये नहीं होगा कि औकाफ का जो सेक्रेटरी है वो इतने पैसे खाएगा, क्लर्क इतने पैसे खाएगा, फ्रंटमैन इतने पैसे खाएगा, थोड़ा सा हिस्सा उसमें से जो आपने मुसल्लत कर दिया गदी नशीन किसी दरबार का जो उसकी औलाद में से भी नहीं है वो इतने खाएगा। ना भाई ना, ये तमाशे ख़त्म। लोगों ने घास खाना छोड़ दिए। लोग कहते हैं अभी बंदा बादशाह है, बंदा हमें इस्लाम सिखा रहा है, ठीक है पीर है मान लिया, बंदा कर रहा है नौसरबाजी, नहीं भाई पीर फ़कीर कोई नहीं। बुज़ुर्ग थे, उन्होंने काम किया, उनके जाके हम दुआ भी करेंगे, उनसे फैज़ भी लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन काम दिखाओ, काम दिखा रहे हो तो ठीक है। हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो कि समवन एल्स विल कम और तुम्हारे मसाइल को हल करे ना बाबा ना। तुम्हें तुम्हारी लैंड क्रूज़र मुबारक पीर साहब, नहीं अब नहीं। मैंने हाथ चूम लिया, मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ नहीं चूमेंगे। मेरे बच्चे इस जदी पुश्ती ग़ुलामी से आज़ाद निकलेंगे,
हो सकता है कि मेरा बेटा इन बुज़ुर्ग जो कब्र में लेटे हुए हैं वो उनका हकीकी वारिस निकल आए अगर मैं उसकी अच्छी तरबियत करता हूँ। ये चीज़ जब आप करना शुरू कर जाएं, आप यकीन करें, आप बड़े बड़े पीरों को देखेंगे वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कि हाँ सिंध के फ़लाँ इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, आओ चंदा इकट्ठा करें और थरपारकर में जाके हॉस्पिटल बनाए। आज के बाद लैंड क्रूज़र नहीं लेंगे अब मुरीद के पैसों की। ये है भाईजान कादियानी वहाँ जाके काम करना शुरू कर गया। जिन लोगों को बेसिक्स का पता नहीं है इस्लाम का, उन लोगों को उठा के वो कादियानी बनाना शुरू कर गए थरपारकर में। हम इधर आके नारे लगाएंगे, वो नहीं। मैंने कल ही मीरपुर खास से आते हुए वसीम भाई को और अपनी सारी टीम को कहा कि भाईजान मेरे मुसलमान को या मेरे मुल्क में रहने वाली अक़लियतों में से हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, वो कोई कादियानी का मोहताज नहीं होना चाहिए। तुमने जाके कल से ही मेडिकल कैंप थरपारकर में खोलने हैं इंशाअल्लाह ताला। जब हम काम नहीं करेंगे, हम नारे लगाएंगे तो भाईजान कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आज के बाद एक और पॉलिसी, खुद मुख्तार पाकिस्तान, जिसके असासाजात 10 करोड़ से ज़ायद हैं, उससे ज़्यादा हैं, उस पर लाजिम करार दिया जाए कि तुम अपने असासाजात में से 1 करोड़ यानी कि 10% वो रियासत पाकिस्तान का होगा, ताकि पाकिस्तान अपने कर्जे उतारे और अपनी बेटी को किसी मुंह मत्थे के साथ अमेरिका से वापस ले सके। भाईजान मैंने पिंड के चौधरी से कर्जा लिया है। पिंड के चौधरी से कर्जा लेने के बाद मेरे पास एक मीरपुर खास की या हैदराबाद की या थरपारकर की बहन आती है कि जनाब चौधरी साहब ने मेरे घर पे कब्जा कर दिया, वो कब्जा छुड़वा के दे दो। मैं जाऊंगा और जाके बोलूंगा चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर हां, असी तुहाडे प्यो दादे ते भी नौकर हां, कब्जा ना तो छुड़ेन दो तो एक अध कमरे का हक ही दे दो इस बहन को। मैं तुम्हारा नौकर क्योंकि मैं तुम्हारा मकरूज हूं। लेकिन अगर मैंने कर्जा नहीं लिया हो उस चौधरी से और मेरे पास आ जाए बहन कि जनाब मेरे घर पे हुआ है कब्जा, तो मैं जाके चौधरी को गिरबान से पकड़ के घर से निकाल के भी उस बहन को वापस कब्जा दिलवा सकता हूँ। जब तक पाकिस्तान कर्जे नहीं उतारेगा, भूल जाओगे आपका हुक्मरान कुछ कर सकता है। हम ये मॉडल लेके आए हैं। 3600 कंपनीज पाकिस्तान में चल रही हैं, 3600 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चल रही हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूतों का ब्रश, जूतों की पॉलिश, सारी 2 कंपनी सिर्फ ये 3600 प्रोडक्ट्स बना के आपको दे रही है। गरीब के लिए 5 रुपए का छोटी सी वो शीशी दे देते हैं शैम्पू के लिए, अमीर के लिए 600-700 रुपए का अलग प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। होता क्या है? होता दोस्ताने जी वकार, यार बैठ जाए 1 मिनट के लिए। होता यह है कि रोजाना अरबों रुपए का पैसा मुल्क से बाहर जाता है। आपके मुल्क में बताओ ना, मेहरान यूनिवर्सिटी में, जामशोरो यूनिवर्सिटी में, जामिया कराची में, जामिया लाहौर में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जामिया पंजाब में, क्या हज़ारों मैकेनिक, हज़ारों केमिकल इंजीनियर्स बेचारे निगम में बैठे हुए हैं डिग्रियां करने के बाद। उसी केमिस्ट्री को आपने प्रोडक्ट्स पे आगे पीछे करना है तो टूथपेस्ट भी बन जाना है, साबुन भी बन जाना है, शैम्पू भी बन जाना है। जब तक अपने प्रोडक्ट्स नहीं लाओगे, बाहर से आपको खैरात लेनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। हम अपने प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? अब सुने, पिछले दौर में मियां साहब की हुकूमत में फेडेक्स ने क्या किया? फेडेक्स 2400-2500 रुपए आपसे लेता है आपका पासपोर्ट किसी मुल्क की एम्बेसी में भेजने के लिए। 2 किलोमीटर के मसाफत पर सफारत खाने में जाना है पासपोर्ट लेके 2400 रुपए में। क्यों? क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान को उसका कमीशन मिलता है जिसने ये उसे प्रोजेक्ट